नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जीआईसी मुख्य परीक्षा के लिए हम अपनी क्लासेस संचालित कर रहे हैं। ये 10वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारे 9 प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं। अगर मैं इसको सम्मिलित करते हुए बताऊं तो लगभग 70 से 75 प्रश्न मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, सेकंड यूनिट का ये लास्ट प्रैक्टिस सेशन है। एक बार जो हमारा सिलेबस है ना, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ताकि सहूलियत भी हो जाएगी, पता भी रहेगा कि किस तरीके से आगे हमारी रूपरेखा रहेगी। साथियों, ये जीआईसी का सिलेबस है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो पहला यूनिट है वो बेसिक सोशियोलॉजी का है। इसमें हम लगभग 70 प्रश्नों को लेकर प्रैक्टिस कर चुके हैं। सारे टॉपिक है ना, वो मैंने कवर किए हैं। जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया था मुख्य परीक्षा के लिए, तो मैंने ये सोचा था कि मैं लगभग आपको 100 प्रश्न दूंगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 100 प्रश्नों में सारे टॉपिक है ना वो कवर नहीं होंगे। तो सोचा कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए। मतलब मेरा प्रयास ये रह रहा है कि मैं प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब जिसके बाद में हमारा सेकंड यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमारी 7 क्लासेज हुई है और सेकंड यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ना, इसमें हम सोशल प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे और फिर जिसके बाद में हम प्रसंस्कृति ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिकरण, स्त्रीकरण, विभेदीकरण, है ना, प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेशन है उनमें हम इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब साथियों, जैसे कल से हमारा खंड तीसरा स्टार्ट होगा और जिसके बाद में चौथा स्टार्ट होगा। अब याद रखें, जैसे हम खंड तीसरे की चर्चा करें तो सबसे पहले काम्टे आ जाता है, फिर कार्ल मार्क्स आ जाता है, फिर हर्बर्ट स्पेंसर, फिर दुर्खिम और फिर वेवर आ जाता है। मोटा मोटी अगर हम पांचों फाउंडिंग फादर की चर्चा करें तो इन्होंने 50 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है ना, ये 50 सिद्धांत है ना, मैं चाहे इनको प्रैक्टिस सेशन में सम्मिलित करूं या ना करूं, लेकिन 50 के बारे में आपको पता होना चाहिए। याद रखें, जैसे बहुत सारे शिक्षार्थी मेरे से यूं कहते हैं कि गुरुजी, मुख्य परीक्षा के लिए मूल मंत्र बता दीजिए कि हम किस तरीके से सफलता प्राप्त करें। मूल मंत्र यही है कि मैंने जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पेड बेंच में जो मैंने वीडियो क्लासेज आपको दे रखी है ना, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं सभी को लेकर मैंने वीडियो फॉर्मेट में क्लासेस प्रोवाइड करवा रखी हैं। जैसे हम कामटे की चर्चा करें, अब ये थिंकर वाले पोर्शन में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो बड़े प्रश्न नहीं पूछे गए, छोटे प्रश्न पूछे हैं, है ना। बहुत हद तक हो सकता है कि 150 शब्द वाला पूछ ले, अदरवाइज 50 शब्दों वाले ही पूछे जाएंगे। जैसे कामटे की बात करें, हिरार्की ऑफ साइंस पूछ सकता है, उसका ऑर्डर पूछा जा सकता है, विज्ञानों का संस्तरण। जिसके बाद में लॉ ऑफ थ्री स्टेज, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उनकी पॉजिटिव्स में थ्योरी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में कोई विचार आपसे जानना चाहे तो वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जिसके बाद में सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, है ना, स्टैटिक्स और डायनेमिक, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वेबर की चर्चा करें, सामाजिक क्रियाओं के बारे में पूछ सकते हैं, धर्म के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ऑथोरिटी के बारे में पूछ सकते हैं, जिसके बाद में क्लास थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं। छोटे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, स्पेंसर की बात करें तो सामाजिक डार्विनवाद आपसे पूछा जा सकता है। दुर्खाइम की बात करें, सुसाइड वाला पूछ सकते हैं, सोशल सोलिडरिटी वाला आपसे पूछा जा सकता है, सोशल फैक्ट वाला पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरीके से कामटे की चर्चा करें, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ठीक है ना, क्लास थ्योरी, फॉल्स कॉन्शियसनेस, रेवुलेशन, है ना, एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ सोसाइटी। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि जैसे हमारा तीसरा खंड स्टार्ट होगा, इसमें डेफिनेशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
अभी हमने पहला खंड कंप्लीट किया, दूसरा खंड अभी आज कंप्लीट कर देंगे। डेफिनेशन कहीं ना कहीं सिरदर्दी का कारण बन रही थी। कामटे का प्रश्न पूछा जाएगा ना तो कामटे के बारे में ही लिखना है, कोई डेफिनेशन की बात नहीं करता है कामटे। समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, वो अलग फॉर्मेट में चली जाती है। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, वो अलग फॉर्मेट में चली जाती है। स्पेशली कामटे की चर्चा करें, कोई डेफिनेशन नहीं है। दुर्खैम की बात करें, कोई डेफिनेशन नहीं है। बेवर की कोई डेफिनेशन नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विवेचनात्मक बोध है, वो अलग फॉर्मेट में चला गया। बाकी इस फॉर्मेट में चर्चा करें, स्पेशली थिंकर वाले फॉर्मेट में कोई डेफिनेशन नहीं, स्पेंसर वाले में कोई डेफिनेशन नहीं, मिस्टर मार्क्स कोई डेफिनेशन नहीं। कितना साफ शुद्ध का स्कोरिंग। अब जैसे हमारे एक साथी हैं मिस्टर हेमंत कुमार जी, उन्होंने कहा था 2 सवाल मेरे से पूछे हैं, है ना। पर्सनली जवाब देने से अच्छा है कि मैं पब्लिक फॉर्मेट में और पब्लिक फॉर्म में इसका जवाब दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि गुरुजी जब आंसर राइटिंग करें ना तो शब्द सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। देखो याद रखें, यहाँ पर तो प्रॉपर मेजरमेंट करना मुश्किल होता है। हालांकि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करता हूँ तो वो प्रत्येक वर्ड है ना उनको काउंट कर देता है, तो यहाँ पर 10-15 शब्द है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे मान लो 250 शब्दों का आपसे प्रश्न पूछा गया। अब 250 शब्द लिखने के लिए आपके पास शब्द ही नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में कुछ आता ही नहीं है, तो इधर उधर की बातें लिखने से बचें। ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पूरा स्पेस भरना है। अगर मान लो कि आपको 250 शब्द के बारे में नहीं पता, केवल 200 शब्दों के बारे में अच्छा जानते हो ना, तो आप केवल ही 200 शब्द लिखें। जैसे छोटे प्रश्न आते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें दिक्कत आएगी, है ना। जो मेन दिक्कत आने वाली है वो 150 और 250 में आने वाली है, ठीक है ना। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा जो यहाँ पर मैंने जो भी अनुसंधान या जो भी अनुभव प्राप्त किया है, 15-20 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं। और फिर जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में प्रॉपर स्पेस आएगा, उस स्पेस में हमें पता चल जाएगा। जैसे कईयों का मैं देखता हूँ राइटिंग है ना वो बिल्कुल ऐसे चींटी की तरह होती है, बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। कई है ना जो दूर दूर लिख, अब वो दूर दूर लिख रहे हैं, टेक्स्ट का साइज उनका बड़ा है, तो स्वाभाविक है ना भाई वो कम शब्द लिख पाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा केवल आपको एक ही सुझाव है कि इधर उधर की बातें लिखने से बचें। पता चले कि प्रश्न में आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इंट्रो है ना, इंट्रो या लास्ट का जो पोर्शन होता है, कंक्लूजन होता है, उसमें आपने इधर उधर की बातें लिख दी ना, तो वो 2 लाइन आपके पूरे प्रश्न की अस्थैसी कर देगी। अस्थैसी का मतलब है कि बड़ा नुकसान कर देगी, ठीक है। आ जाओ साहब, मुद्दा यही है कि हम 2 यूनिट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये यूनिट, इसमें प्रत्येक टॉपिक को कवर किया। ये यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, प्रत्येक टॉपिक को कवर कर लिया इसमें भी, है ना। फिर तीसरा और चौथा यूनिट स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं आपको एक सुझाव और देता हूँ, और सुझाव यही है, जैसे मैंने एक दिन और जिक्र किया था आपसे, कई शिक्षार्थी है ना वो लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। कई शिक्षार्थी तो इसी इंतजार में रहते हैं कि गुरुजी जब मॉडल आंसर हमें प्रोवाइड करवाएंगे तो हम केवल ही उस मॉडल आंसर को याद कर लेंगे। टोटल वैकेंसी का एक अच्छा खासा जो संख्या है ना वो हमारे पास है। अब मान लो सारे के सारे स्टूडेंट जो मैं आपको मॉडल आंसर दे रहा हूँ वैसा का वैसा लिख के आ जाएंगे, तो भाई क्या आपका जो उत्तर लेखन स्कोरिंग होगा? नहीं हो पाएगा। टीचर केवल एक तरीका बताता है, मैं मॉडल आंसर है ना इसीलिए प्रोवाइड करवाता हूँ प्रत्येक सेशन के, कि आपको तरीका पता चले। जैसे साथियों यहाँ पर प्रश्न ये है, मैंने कुल आपको यहाँ पर 6 प्रश्न दिए थे कि सहयोग की संकल्पना, उसका वर्णन कीजिए, मतलब सहयोग क्या होता है। केवल 50 शब्दों में लिखना था। प्रतिस्पर्धा की एक परिभाषा लिखनी थी और इसकी विशेषताएं 1 2 3 4 5 करके लिखनी थी। संघर्ष से आप क्या समझते हैं, केवल 50 शब्दों में लिखना था। कोई एक स्टेटमेंट या डेफिनेशन हम लिख सकते थे। सामाजिक प्रक्रियाओं की अवधारणा और इसकी विशेषता, यहाँ पर ये प्रश्न है ना 150 शब्दों में है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन का भी प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। विशेषताओं का 1 2 3 4 5 करके भी करेंगे, और इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। फिर जिसके बाद में पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है, इसकी अवधारणा और प्रमुख विशेषताएं,
और सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए सहयोग व संघर्ष के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपके केवल 2 ही दे रखे हैं इसमें, है ना? पूरा जो आपके सामाजिक प्रक्रिया है वो डिटेल्स में नहीं दे रखा सिलेबस में। देखो साहब, पहला प्रश्न ये है कि सहयोग की संकल्पना का वर्णन कीजिए। मैंने कहा कि प्रत्येक प्रश्न होता है ना, वो 3 भागों में वर्गीकृत होता है। मेनली बड़े वाले प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, है ना? छोटे प्रश्न में तो निष्कर्ष वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रहे चाहे वो 50 शब्दों का हो, चाहे 150 शब्दों का हो, चाहे 250 शब्दों का हो, शुरुआत होती है ना, उस शुरुआत वाले पोर्शन में हमें स्टेटमेंट, फैक्ट, बुक्स वगैरह का उल्लेख करना है। जैसे सहयोग, अब ध्यान रखें, सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया की एक मूलभूत प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। कितना प्यारी लाइन हो गई। और तुरंत मैंने यहां पर A.W. ग्रीन है ना, उनका डेफिनेशन डाल दिया, अलग पैरा बना दिया। अब ये हालांकि आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसके जो टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट बड़े हैं। ये प्रश्न मुश्किल से 50-60 शब्दों में ही है। तो पहला हमने सहयोग के बारे में थोड़ी सी भूमिका बना दी, फिर जिसके बाद में सहयोग का डेफिनेशन, A.W. ग्रीन का हमने डेफिनेशन लिख दिया, फिर जिसके बाद में इसमें हम की भावना होती है, मतलब विशेषताएं। अब विशेषताओं को 1 2 3 4 5 करके नहीं लिखा, केवल पैरा फॉर्मेट में लिख दिया कि इसमें हम की भावना, वी फीलिंग पाई जाती है, और म्यूचुअल डिपेंडेंसी पाई जाती है, म्यूचुअल कॉपरेशन सिस्टम पाया जाता है, अवेयरनेस पाई जाती है, ठीक है, और इसमें यूनिटी पाई जाती है, ठीक है ना। और इससे समाज में सॉलिडरिटी आती है, इससे श्रम का विभाजन होता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल वेलफेयर, इनकी दिशा में सहयोग है वो काम करता है। ये लो साहब, आपका कितना प्यारा आंसर हो गया। इसमें इधर उधर आपको घुमाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। फिर जिसके बाद में दूसरा प्रश्न प्रतिस्पर्धा के बारे में था कि प्रतिस्पर्धा की परिभाषा। अब परिभाषा पूछिए ना तो स्टार्टिंग ही आप परिभाषा से कर दो। विन्सेज एवं विन्सेज के अनुसार प्रतिस्पर्धा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी ऐसे सीमित लक्ष्य को प्राप्त करना है जिनका सभी भागीदार नहीं बन सकते। जैसे वही है, एक अनार 100 बीमार। अनार एक है लेकिन पाने वाले बहुत सारे हैं, यही बात कौन कहते हैं? विन्सेज एवं विन्सेज। मैंने यहां पर इसकी विशेषताएं लिख दी 1 2 3 4 5 करके। ये अचेतन होती है, यह अव्यक्तिक होती है, यह निरंतर होती है, यह सार्वभौमिक होती है, इसमें तीसरे पक्ष का महत्व होता है। अचेतन का मतलब इसलिए होता है कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जाम हॉल है, उसमें 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और हम भी बैठे हैं। क्या ये संभव है पता लगाना कि इन 100 लोग बैठे हुए हैं, इनमें हमारा मुकाबला किससे है? वास्तविकता में जो हमारा कंपटीटर है वो कौन है? वास्तविकता में किसका चयन होगा? मतलब अचेतन प्रक्रिया होती है, अव्यक्तिक होती है ना। कोई हमारा पर्सनल कंपटीटर नहीं होता। जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं किसी भर्ती परीक्षा में, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो लाखों ही हमारे कंपटीटर रहेंगे, ठीक है। इम्पर्सनल नहीं होता है। हाँ, इम्पर्सनल होता है, मतलब व्यक्तिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अव्यक्तिक होता है। पर्सनली यहां पर इंडिविजुअल कोई हमारा कंपटीटर नहीं होता, सारे के सारे होते हैं, है ना। निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रतिस्पर्धा कभी खत्म ही नहीं होती, प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती है, ठीक है ना। ये मैं समाज के संदर्भ में कह रहा हूं। जैसे पीजीटी की परीक्षा की चर्चा करें, है ना, मैं पीजीटी की चर्चा करूं या आईएएस की चर्चा करूं। अब कोई व्यक्ति है, उसका लक्ष्य है आईएएस, वो आईएएस बन गया, उसके लिए तो वो प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। लेकिन क्या आईएएस परीक्षा ही खत्म हो जाएगी उसके होने से? नहीं, आईएएस का अस्तित्व रहेगा। मतलब ये सामाजिक प्रक्रिया है तो ये समाज से जुड़ी हुई है ना, किसी व्यक्ति से थोड़ी जुड़ी हुई है। तो मतलब सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीसरे पक्ष का महत्व होता है, बिल्कुल साफ होता है। जैसे हम परीक्षा दे रहे हैं ना, तो इसमें एग्जामिनर का भी महत्व रहेगा, इसमें जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसका भी महत्व रहेगा, इसमें पेपर सेटर का भी महत्व रहेगा, जहां एग्जाम हो रही है उस संस्थान का भी इसमें महत्व रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो प्रतिस्पर्धा की परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं। फिर जिसके बाद में संघर्ष से आप क्या समझते हैं? 50 शब्दों में लिखना था।
जब प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत हो जाती है, पर्सनल हो जाती है, हालांकि प्रतिस्पर्धा इम्पर्सनल होती है, लेकिन जब वो पर्सनल हो गई, जब हमारा प्रतिद्वंदी हमारे सामने आ गया, वायलेंस का हम प्रयोग करें, हिंसात्मक साधनों का हम प्रयोग करें, तो वो किस में तब्दील हो जाता है? संघर्ष में तब्दील हो जाता है। देखो यहाँ पर मैंने तुरंत मैकइवरम पेज का एक स्टेटमेंट या डेफिनेशन लिख दिया कि सामाजिक संघर्ष में वो सभी क्रियाकलाप शामिल हैं जिनमें मनुष्य किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं, विरोध करते हैं या विवाद करते हैं। ये लो साहब, आपने एक बात नोटिस करी, 50-50 शब्दों के ये आंसर थे, लेकिन यहां पर भी मैंने फैक्ट लिखा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखें, ये जो है ना, ये पैरा है, इसको आप फर्स्ट में भी लिख सकते थे, शुरुआत यहां से भी कर सकते थे, और ये जो फर्स्ट वाला पैरा है ना, इसको ये डेफिनेशन के बाद भी लिख सकते थे। और जो तीसरा पैरा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा आंसर 50 शब्दों से ज़्यादा हो रहा है, तो ये तीसरे वाले को लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। उसी तरीके से प्रतिस्पर्धा, तुरंत विंसेज का डेफिनेशन दिया और तुरंत विशेषता बता दी, ठीक है। और संघर्ष आप चाहते तो मैकइवरम पेज से भी शुरुआत कर सकते थे। फिर जिसके बाद में, हाँ, सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रमुख अवधारणा और प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि यह जो आंसर है ना, 150 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले अवधारणा, अवधारणा मीन्स धारणा। धारणा मतलब हम किसी के बारे में क्या जानते हैं। जैसे कई बार कह भी तो देते हैं ना कि उसके बारे में तेरी क्या धारणा है, तो सबसे पहले सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में हम क्या जानते हैं, बेसिक बातें लिख दी कि सामाजिक प्रक्रियाओं से आज उन निरंतर एवं परस्पर संबंधित सामाजिक अंतःक्रियाओं से है जिसके माध्यम से समाज में संबंध, व्यवहार, संस्थाओं में परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मतलब क्रियाओं में बार बार रिपीटेशन होता है ना, तो अंतःक्रिया होती है और अंतःक्रिया किस में बदल जाती है? प्रक्रिया में बदल जाती है। तुरंत यहाँ पर विंसेज का मैंने डेफिनेशन लिख दिया, और जिसके बाद में 1 2 3 4 5 6 करके मैंने इसकी विशेषताएं लिख दी, और फिर लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिख दिया, ठीक है। ये लो साहब, 150 शब्दों का है। मैंने आपसे क्या कहा? प्रश्न जितने भागों में वर्गीकृत होता है, आंसर भी उतने में। अब देखिए, यहाँ पर एक तो हमसे अवधारणा पूछा है, तो एक तो अवधारणा के बारे में लिखना था और एक विशेषताओं के बारे में लिखना था, ठीक है। ये दो तो मेन है ही, और अवधारणा आएगी तो यह भी निश्चित है कि डेफिनेशन आएगी। तो हमने अवधारणा लिखी, डेफिनेशन लिखी और इसकी विशेषताएं लिखी। फिर जिसके बाद में एक ये प्रसंस्कृति ग्रहण है, क्या यहाँ पर भी अवधारणा पूछी गई है? अवधारणा पूछी है और इसकी विशेषताएं, तो ध्यान रखें विशेषताओं को मैंने 1 2 3 4 5 6 करके लिख दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो पहला पोर्शन होता है ना, जहाँ से हम आंसर लेखन की शुरुआत करते हैं, तो फैक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, प्रसंस्कृति ग्रहण का सबसे पहले प्रयोग वेस्ले पावेल ने किया। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रसंस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरी संस्कृति के निरंतर संपर्क में रहता है। संपर्क में रहता है तो वहां की कुछ विशेषताएं है ना, वो उसके पास आ जाती है। खुद की विशेषता तो है ही, वो खुद की संस्कृति या खुद की विशेषताओं से दूर नहीं जाता, बल्कि दूसरे की संस्कृति या विशेषताओं से कुछ तत्व है ना, उनको ग्रहण कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? परसंस्कृति ग्रहण। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही आपने जॉन वेस्ले पावेल का एग्जाम्पल दिया ना, ये आंसर बहुत स्कोरिंग हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपने एक उदाहरण दे दिया, चूंकि ये 150 शब्दों में है ना, तो ये जैसे ही आपने उदाहरण दिया ना, आप चाहते ना तो ये जो उदाहरण की शुरुआत आपने यहां से करी है, इसकी शुरुआत यहां से भी कर सकते थे। और कितना प्यारा उदाहरण है, उपनिवेशिक काल का उदाहरण है। ब्रिटिश शासक, जब हम अंग्रेजों के उपनिवेशिक देश थे, जब अंग्रेजों की यहाँ पे कॉलोनियां थी, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया, तो बहुत सारी बातें हम अंग्रेजों से सीखे। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, कोई चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन है कि तू तो बड़ी अंग्रेजनी हो रही है, मतलब अंग्रेजों ने ये सारी चीज़ें हमें सिखाई है। दैट इज प्रसंस्कृति ग्रहण। पूरे पूरे अंग्रेज नहीं बने। इसे तो उत्तर उपनिवेशवाद कहते हैं। मिस्टर एडवर्ड सईद बात करता है उत्तर उपनिवेशवाद की, कि उपनिवेशवाद का जो समय क्या परिवर्तन आया, दैट इज उत्तर उपनिवेशवाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिक नॉलेज, जिसके बाद में फैक्ट और एक एग्जाम्पल, है ना। और फिर ये इसकी विशेषताएं हो गई कि संस्कृतियों के निरंतर संपर्क पर आधारित होती है। इसमें भोजन, भाषा,
कपड़े, रीति रिवाज, इनका आदान प्रदान होता है। धीमी क्रमिक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। ये स्वैच्छिक भी हो सकती है, दबावपूर्ण। अब ध्यान रखें, दबावपूर्ण इसलिए होती है ना, जैसे हम हिटलर की चर्चा करें, एथनोसेंट्रिज्म की, तो हिटलर तो जबरदस्ती करता था, यहूदी मार दिया उसने। वो कहता था कि हमारी संस्कृति को तुम जबरदस्ती ग्रहण करो, तो ये दोनों होती है ना। इसमें प्रेशर ग्रुप भी काम करता है और एक वॉलंटरी भी होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन खुद की जो ओरिजिनल संस्कृति वो खत्म नहीं होती, वो कुछ धुंधली हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खुद की खत्म हो जाएगी, वो भी बनी रहती है, ठीक है। ये मैंने लास्ट में इसका निष्कर्ष डाल दिया, ठीक है। फिर जिसके बाद में एक प्रश्न ये था, सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा, चूंकि ये 250 शब्दों में है तो ये हमें थोड़ा सा बड़ा लिखना था। ये सारे के सारे जो आंसर राइटिंग करे हैं ना मैंने, सब आप देखना, जो मैंने नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी वहीं से कर रहा हूं मैं, इधर उधर से कहीं से मैं कुछ भी सहारा नहीं, वहीं से। और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सारे टॉपिक्स के डिटेल्स वीडियो आपको पेड क्लास में प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप भी वहीं से करें, ठीक है। बस टॉपिक की समझ होनी चाहिए। जैसे 250 शब्दों में आप देखो मैंने स्टेटमेंट कितना दिया, एक डेफिनेशन मैकइवर पेज की दे दी, एक डेफिनेशन गिलिन गिलिन की दे दी। चूंकि सहयोग और संघर्ष के बीच में तुलना की है ना, तो दोनों का इस तरीके से टेबल बना के तुलना कर दी। निष्कर्ष में एडब्ल्यू ग्रीन का मैंने दे दिया, किंग्सले डेविस का दे दिया, और फिर ये इसका निष्कर्ष 250 शब्दों का है, तो हमें बड़ा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। मैकइवर पेज कहता है कि पहले से विद्वान सामाजिक शक्तियों की क्रियाशीलता के द्वारा होने वाला परिवर्तन सामाजिक प्रक्रिया। गिलिन ने भी यही बात की है, ठीक है। ये लो साहब, तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करें। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अब ये 250 शब्दों का आंसर था, है ना। इसमें मैंने कहीं इधर उधर की बातें लिखी हैं? नहीं लिखी, बिल्कुल भी नहीं लिखी। अब ये चीज है ना, ये हो सकता है कि कॉमन हो सकती है, ये सब पे आ सकती है, लेकिन एग्जामिनर जैसे इस फैक्ट को पढ़ेगा ना, या फिर गिलिन गिलिन वाले इस फैक्ट को पढ़ेगा, उसे लगेगा कि वास्तव में जो विद्यार्थी है ना उसकी तैयारी है। जैसे ही मान लो, अब ये तुलना है ना, तुलना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज जिसे अपन कॉमन सेंस कहते हैं, क्योंकि हमने सहयोग भी किया है, संघर्ष भी देखा है, बिना पढ़े हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एडब्ल्यू ग्रीन वाला देखेगा ना, उसको लगेगा कि हाँ, ग्रीन कहता है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयास संघर्ष को दूसरे की इच्छा के विरोध करने का चेतन प्रयास माना गया है, उसको ये लगेगा कि इसकी तैयारी है, ठीक है। ये लो साहब, ये 6 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, ये कुल मिला के मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे तीसरा, है ना, तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे, पढ़ लेना। विद्यार्थी मेरे से एक बात कहते हैं कि गुरुजी आप पहले बता दिया करो, तो ध्यान रखें, आपके पेड क्लासेज में अलग अलग यूनिट बना रखी हैं, पहली यूनिट दूसरी यूनिट, पहले तो 2 फोल्डर बना रखे हैं, प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में भी अलग अलग यूनिट बना रहा हूँ, कल से ये यूनिट बना दूंगा, कल से मैं इसका टेस्ट डालूंगा। अभ्यास ज़रूर करें। एक ये हमारी शिक्षार्थी हैं रूबी, तो रूबी जी ने कहा है कि गुरुजी आप जो टेस्ट दे रहे हो ना, तो 10 यूनिटों का सम्मिलित करके तो देंगे, 10 यूनिट का भी 1-2 टेस्ट दे देंगे, या 10 यूनिट का क्या आप खुद ही कर लो भाई, कुछ क्वेश्चन वहां से उठाए कुछ वहां से उठाए, देंगे। मैं खाना पूर्ति नहीं कर रहा हूं, खाना पूर्ति करता ना तो अब तक तो ये आपको 100 प्रश्नों के लिए मैंने बोला था, लगभग 70-75 दे चुका, 30-35 दे के और पीछा छुड़ा देता, ठीक है। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, अभ्यासकार सिलेक्शन का पूरा मौका दे रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप है ना अभ्यास करते हो या नहीं कर सकते। मैंने प्रश्न दे दिया, अगले दिन उनका मॉडल आंसर दे दिया, कहाँ गलती हुई है वो स्वयं आप अपना आकलन करो, कोई कॉपी चेक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, और हाँ मैंने एक बात और कही थी कि सारे लोगों की आंसर राइटिंग है ना वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए।
जैसे यहाँ पर AW ग्रीन है, तो आप जब लिखो ना, आप जब आंसर लिखो तो AW ग्रीन की जगह आप मेकाइब्रेम पेज का एग्जाम्पल दे दो, आप गिलिनियम गिलिन का एग्जाम्पल दे दो। मतलब हूबहू मेरे आंसर की कॉपी मत करना। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, ये विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। अगर सारे स्टूडेंट, यह प्रश्न पूछा, सारे स्टूडेंटों ने सेम कॉपी करी ना, स्कोरिंग नहीं होगा वो आंसर। ठीक है। जैसे सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो आप लिख सकते हो कि यह सभी जगह पाई जाने वाली प्रक्रिया है। जैसे ये तीसरे पक्ष का महत्व है, तो इसमें लिख सकते हो कि तृतीय पक्ष है ना वो महत्वपूर्ण होता है। अब ये लिख रहा है इसमें तीसरे पक्ष का महत्व है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ना कि इसमें तृतीय पक्ष है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। जैसे ये अवैक्तिक प्रक्रिया है, तो आप लिख सकते हो कि यह वैक्तिक प्रक्रिया नहीं है। जैसे ये अचेतन प्रक्रिया है, हाँ अचेतन को तो अचेतन ही लिख देना, क्योंकि ये एक बहुत भारी भरकम शब्द है ना। फिर जिसके बाद में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये चेतन युक्त प्रक्रिया नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो चेतन युक्त प्रक्रिया नहीं है मतलब अचेतन है। तो शब्दों को तो आप घुमा दो, कैसे ही घुमा दो, शब्द तो घुमाना आना चाहिए ना। जैसे ये घटनाओं का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है, अब इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें क्रमबद्ध घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, ये भी लिख सकते हो। इसमें पुनरावृत्ति होती है, तो आप लिख सकते हो कि ये दोहराव वाली प्रक्रिया है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो ना कि ये दोहराव युक्त प्रक्रिया है। जैसे विभिन्न घटनाएं परस्पर संबंधित एवं परस्पर निर्भर होती है, अब ये इसमें लिख सकते हो कि विभिन्न घटनाओं का संबंध एवं परस्पर निर्भरता पाई जाती है। जैसे यह है कि इसमें निरंतरता पाई जाती है, ये गतिशील प्रक्रिया है। जैसे हाँ गतिशील नीचे भी आ गई ना कि गतिशील एवं परिवर्तनशील, यह परिवर्तन की द्योतक है, यह परिवर्तन की सूचक है। अरे भाई, मैं हर सेकंड सेकंड में शब्द घुमा सकता हूं, हर सेकंड में, हर 5 सेकंड में मुझे प्रत्येक शब्द है ना उसका अलग शब्द मेरे से सुन लो, लाइव सुन लो रे। क्योंकि ये चीजें है ना, ये चीजें हमारे एक लंबे अनुभव का प्रयास है, एक दिन एक महीने में एक साल में नहीं सीखी जाती। अब आप यूं सोचो कि भाई एक साल में, ऐसा नहीं है। अगर आपको टॉपिक का नॉलेज ही नहीं होगा, अब जैसे मैंने एडवर्स एड का उत्तर उपनिवेशवाद का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपको यही नहीं पता कि उत्तर उपनिवेशवाद क्या है, तो प्रसंस्कृति ग्रहण है ना, कभी भी उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप एडवर्ड सईद का या सैड का उत्तर उपनिवेशवाद वाला एग्जाम पर भी प्रसंस्कृति ग्रहण में यूज कर सकते हो, लेकिन वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, और इसका पता लगेगा क्लासेस से। नोट्स वगैरह मत बनाओ, बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी के स्क्रू में सेट कर लो सारी चीजें, और राइटिंग सुधरेगी। कईयों की ऐसे ऐसी राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखोगे तो सुधरेगी, ठीक है। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं हेमंत जी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी तो एग्जाम दे लो यार, कट ऑफ का तो क्या ही पता चलेगा, है ना। तो ये तो आकलन नहीं लगाऊंगा कट ऑफ वगैरह का, तो बाकी खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मॉडल आंसर इसीलिए दे रहा हूँ कि आप अपनी गलती पहचानो, सुधार करो, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक कवर कर दूंगा, निश्चिंत रहो। ज़्यादा उत्साहित, ज़्यादा हड़बड़ाहट और ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस नाव में सवार हो ना, वो नाव को चलाने वाला व्यक्ति है, उसको एक अच्छा अनुभव है। आप जिस ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन का ड्राइवर है ना, पिछले 10 साल से ट्रेन चला रहा है। कोई अनहोनी हो जाए, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, वो बात अलग है, बाकी डूबने नहीं दूंगा, मेरे पे विश्वास रखो, डूबने नहीं दूंगा। आपके छोटे छोटे बच्चों के चेहरे, आपके बूढ़े मम्मी पापा के चेहरे, आपकी जो हालात है ना, वो सारे मेरे पिक्चर घूमती है, सब घूमता है, ठीक है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो, है ना। मैं भी तो मेहनत करता हूँ यार, मैं भी तो टेबल पे बैठा रहता हूँ। अब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो
ठीक है, फिर तो कुछ नहीं है ना? बाकी मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है? माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।